मैं 26 साल की हो चुकी थी, इसलिए माँ ने जो भी पहले रिश्ता आया, उसके लिए हाँ कर दी। उन्होंने कोई छानबीन भी ना की और ना कोई कार्यवाही की, क्योंकि पिछले 2 साल से मेरे रिश्ते बस टूटते ही जा रहे थे और माँ को लगता था कि किसी ने मुझ पर जादू करवाया है, इसलिए शादी से इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करते हुए मैंने भी अपनी रजामंदी दे दी थी। मेरे ससुराल वालों को शादी की जल्दी थी। माँ ने भी हमारी हैसियत के मुताबिक जल्द ही मेरी शादी कर दी थी। मुझे शादी के बाद पता लगा कि पति तो बाहर मुल्क काम करता है। शादी के चंद दिनों में ही वे वापस चले गए थे। मैं हैरान थी, उन्होंने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। मैंने जब अपनी सास से पूछा कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, तो सास एकदम घबरा गई और इस बात का जवाब इस अंदाज में दिया जैसे भी इस बात को नज़रअंदाज करना चाहती हूँ। मुझे सास से कोई जवाब न मिला था, लेकिन हैरत वाली बात तो ये थी कि अगर वे हमें बता देते कि मेरा पति बाहर मुल्क काम करता है, तो इससे मोहल्ले वाले और बाकी सब भी मेरे पति की और इज्जत करते। खैर, उन्होंने अगर नहीं बताना था तो उन्होंने ऐसा करके दिखा भी दिया था। मैं अब क्या कह सकती थी। उनका तो बस यही कहना था, तुम्हारे कदम बहुत अच्छे साबित हुए हैं, जल्द वीज़ा लग गया है। ये बात सुनकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सास जानबूझकर किसी मकसद के तहत ऐसा कह रही हो। लेकिन मैंने अपने दिमाग को झटका और शादी के शुरू के दिनों में ही अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। मेरे ससुराल में बस मैं, सास, एक ननंद और 15 साल का देवर ही था। 15 साल का देवर का दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यह बात मेरी सास ने शादी के दूसरे दिन ही मुझे बता दी थी। मुझे देवर की दिमागी कमजोरी से कोई मसला नहीं था। मैंने शादी के बाद देखा कि सास अपने बेटे के सारे काम खुद ही करती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी ननंद और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। पति से भी मेरी बात होती रहती थी। जिंदगी अपनी डगर पर चल रही थी। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा पेश आया जिसने मेरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। एक दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, देवर मुझे देखते ही दूध पीने की जिद करने लगा। ये बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि मेरा देवर ज़्यादातर खिलौने में ही बिजी रहता था। देवर की बात सुनकर ननंद जल्दी से उसे अपने कमरे में ले गई। ये सब देखकर मेरे दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस घर में ये सब हो क्या रहा था। अभी चाय पी ही रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे से बाहर निकला। मैंने देवर को देखा तो इसका हुलिया देखकर मुझे हैरत हुई थी। मेरे देवर का मुंह दूध से भरा हुआ था। देवर के बाद मेरी ननंद भी कमरे से बाहर निकली। ननंद के कपड़ों पर भी दूध की बूंदें मौजूद थी, मगर मुझे याद था जब ननंद कमरे में गई थी, इसके कपड़े प्रेस किए हुए थे। और अब कपड़ों का ये हाल देखकर मेरा तो दिमाग ही अपनी जगह पर ना रहा। माथे पर पसीने आ रहे थे। मैं बस अपनी ननंद को देखती ही जा रही थी। सास मेरे करीब आकर कहने लगी कि बहू क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और सास को टाल दिया। अब मैं सास से उसकी बेटी और बेटे की शिकायत तो लगाने से रही। सास ने फिर मुझे बातों में लगा दिया। मैं अपनी ननंद की इस अजीब हरकत को तकरीबन भूल ही गई थी। काम की मसरूफियत में मेरा दिमाग उन तमाम सोचों से भटक गया था। ऊपर से मैं भी काफ़ी सेहतमंद थी, इसलिए काम करते करते पसीने छूट जाते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम करने की वजह से लेटी हुई थी कि मेरी सांस कमरे में आई तो मुझे पता न चल सका। मुझे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं उठ बैठी। अपनी सांस को देखकर मैं डर गई। मेरा ध्यान किसी और तरफ था, इसलिए मेरा चौंक कर डरना अनोखी बात नहीं थी। जल्दी से मैंने खुद को संभाला और सास से पूछा, माँ सब ठीक तो है? आपको कुछ काम था? बहू, मैं बस तुमसे एक बात कहने आई थी। मैंने अपनी सास को कहा, माँ बताएं क्या बात है। तब सास मुझे देखने के बाद आराम से बोली कि बहू, मेरी बात का बुरा मत मनाना। तुम जानती हो तुम्हारा जिस्म भरा भरा सा है, ऊपर से तुम्हारा देवर थोड़ा पागल सा है। इसकी दिमागी हालत ऐसी है कि वह कुछ भी बोल और कर देता है। इसलिए तुम जब भी कमरे से बाहर निकलो तो अपने आप को अच्छी तरह से ढक कर निकलना। वे खामोश हो गई तो मैंने उनका मुंह तकने लगी। उन्होंने क्या कहा था, उनकी बात पर मुझे जितनी हैरत होती उतनी ही कम थी। अगर वह पागल था
तो उसे अस्पताल में दाखिल करते। लेकिन खैर, सास की बात इतनी भी बुरी ना थी। मुझे वाकई ख्याल रखना चाहिए था। मैं अगर अपनी सास से सवाल करती तो ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने खुद को समझाया कि सही तो कह रही हैं, मुझे अपने पहनने और उठने का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद मैंने सास को कुछ भी कहने का कोई मौका न दिया था। मैं खुद पर अब ध्यान देने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि सास अब काफ़ी भरोसेमंद नजर आने लगी थी। एक दिन ननंद और सास बाजार गए हुए थे। देवर सहन में बैठा क्रिकेट खेल रहा था। अचानक देवर की चीख की आवाज़ पर मैं भागकर सहन में चली गई, मगर बाहर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि देवर उस वक्त गीले कपड़ों में था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। देवर इस वक्त पूरा पानी में भीगा हुआ था। मैं परेशानी का शिकार थी कि क्या करूं। तभी अचानक देवर को जोर जोर से छींकें आने लगी। मौसम के बदलाव की वजह से शायद देवर को ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से तौलिया लेकर आई और देवर की तरफ बढ़ा दी, मगर देवर इस वक्त सिर्फ छींकने में ही बिजी था। मैंने थोड़ी देर सोचा कि वह तो पागल है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक थी और सास भी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में इसका ख्याल मुझे ही रखना था। मैंने तौलिया देवर के ऊपर डाल दिया था, लेकिन देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो उसकी इस हरकत पर घबरा गई। मैंने जल्दी से अपना हाथ देवर की गिरफ्त से छुड़ा लिया। मेरी सास और ननंद भी वापस आ गए। मेरा हाथ अभी तक देवर की गिरफ्त में था। जैसे ही मैं छुड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी, ना जाने इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी कि उसने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था। मेरा तो सांस फूल चुका था। सांस ने आते ही मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर जल्दी से देवर के हाथ से मेरा हाथ छुड़वाया। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी और जाते ही कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपने देवर की इस हरकत की वजह से आज मैं सास और ननंद के सामने खुद को बार बार शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कमरे में जाकर मैं गहरी सांसें लेते हुए वे सब सोचने लगी जो देवर ने मेरे साथ किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कुछ हुआ था, अब इसमें मैं कैसे देवर को कसूरवार ठहराती, जबकि मैं जानती थी कि देवर को दिमागी मसला है। मैं अपने बेड पर बैठी अपने आप को देख रही थी कि सांस मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने सांस को देखा तो फौरन कहा, माँ वे सब। मेरी सांस ने मेरी बात काट दी और बोली, बहू मैं जानती हूँ बाहर जो कुछ हुआ वे सब तुमने जानबूझकर नहीं किया। मुझे सांस की बात से कुछ हौसला मिला था। सांस ने बहुत दुखी होकर कहा, बहू मेरा बेटा पागल नहीं है, बस ये दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है। तुम उसकी किसी बात पर बुरा मत मनाना और दिल पर ना लेना। मेरा बेटा बहुत मासूम है, इसको अपने आप ख्याल नहीं है। अगर कभी कुछ कर दे तो तुम इसे गलत न समझना। सांस की बात सुनकर मैं अपनी जगह खामोश हो गई थी। अब सांस को और क्या कहती। मुझे तो देवर से अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और अब सांस ने कुछ कहने से ही मना कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से उनको हौसला दिया था और कहा था कि मैं बुरा नहीं मनाऊंगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं देवर से दूर ही रहूंगी और इसके सामने कम ही आऊंगी। अगले दिन मेरा देवर सहन में बैठा खेल रहा था। मैं पहले मर्तबा देवर को गौर से देख रही थी। देवर अच्छी हेल्थ का था, इस बात में कोई शक नहीं था कि देवर एक बहुत ही खूबसूरत मर्द था। मैं उसे इतनी गौर से देख रही थी कि अचानक ही देवर ने जब मेरी तरफ देखा तो मेरे पास आकर वे एक बार फिर दूध पीने की जिद करने लगा। मुझे बात बहुत अजीब लगी और शर्म भी महसूस हुई। भला अब इसकी उम्र थी कि मैं इसे फीडर में देती दूध। मेरी सास से बात करने की सोची और इससे कहा कि मैंने यह बात महसूस की है कि देवर मुझे देखते ही अजीब हरकतें करने लगता है। मेरी बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई थी, जिसे मैंने गौर से देखा था। तब सास फौरन बोली, नहीं बहू तुम कैसी बात कर रही हो, मेरे बच्चों को तो अपना होश नहीं है, वे तुम्हारे बारे में कैसे कुछ गलत सोच सकता है, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं सास का जवाब सुनकर खुद ही खामोश हो गई थी। अब उनको और क्या कहती, उनकी नज़र में तो उनका बेटा बहुत मासूम और भोला था। मैं खामोशी से उठी और बाकी के काम निपटाने लगी। मैं रात होने से पहले ही सारे कपड़े छत से उतार कर ले आई थी। जब ननंद के कपड़े इसके कमरे में देने के लिए गई तो दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही ननंद तौलिए से अपने बाल
साफ करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मुझे देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके बाद वे जल्दी से पानी पीने का कहते हुए बाहर की तरफ चली गई। मैं हैरानगी से उसे जाते हुए देख रही थी। मैंने ज़्यादा गौर ना किया और उसके कपड़े बेड पर रखकर वापस जाने की वजह से जल्दी कमरे के अंदर चली गई। लेकिन अंदर जाते ही देवर को बगैर कमीज के उल्टे मुंह बेड पर सोता देख मेरे कदम वहीं जम गए थे। ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे। मैंने जल्दी से कपड़े वहीं ऐसे ही रखे और बाहर की तरफ भाग के सामने से आती हुई अपनी ननंद से टकरा गई। मेरे चेहरे के उड़े रंग को देखकर ननंद बिल्कुल चुप खड़ी थी, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगी और कहने लगी, भाभी आप देख कर नहीं चल सकती क्या? इसकी बात पर मैं और घबरा गई थी। इस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जब तक होश आया तो ननंद का जवाब सुनकर हैरत हुई, क्योंकि इससे पहले ननंद ने मेरे साथ इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। मेरे लिए ननंद का ये रवैया और उसके कमरे में जो कुछ भी मैंने देखा वह बहुत ही अजीब था। मुझे बातें सुनाकर मेरे सुने बगैर ननंद अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर लिया। मैं दिन भर की थकी हुई थी, ऊपर से जिस हालत में देवर को देखा था, इसकी वजह से डर महसूस करते हुए मैं सोचते सोचते ही सो चुकी थी। रात को न जाने कौन सा वक्त था, मुझे नींद में खुद पर किसी बोझ का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से आंखें खोल दी, मगर अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपनी गर्दन पर किसी की उंगलियों का चुभन महसूस हुआ। मैंने चिल्लाते हुए इसे खुद से दूर करना चाहा। कुछ देर बाद मुझ पर से वजन कम हुआ तो मैं उठकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोलकर सांस के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। जल्दी सांस ने दरवाज़ा खोल दिया और हैरानगी से मुझे देखने लगी। मेरा जिस्म पसीने से तर था। मैं भागकर अपनी सांस के गले लग गई और रोने लगी। शोर की आवाज़ से ननंद भी कमरे में आ गई। सांस मुझे ऐसी हालत में देखकर घबरा गई थी और बोली कि बहू क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? मैंने अपनी सास से कहा, माँ मेरे कमरे में कोई था। ये कहते मैं रोने लगी, जबकि सास ने हैरानगी से मुझे देखा और कहा, बहू तुम क्या कह रही हो? रात के 2 बजे कौन तुम्हारे कमरे में आएगा? क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा पति यहाँ है नहीं और देवर इस काबिल है नहीं तो कौन आ सकता है? भला सास ने कहा, वहाँ जाकर देख लेती हूँ। जैसे ही सास ने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर एक सिलवट तक मौजूद नहीं थी। बस जहाँ मैं सोई हुई थी उस जगह पर हल्की सी सिलवट थी। माँ मेरा यकीन करे, मेरे कमरे में कोई था। मेरी बात सुनकर सास ने एक नज़र ननंद को देखा और बोली, अगर यहाँ कोई था तो तुम बताओ कौन था? क्या तुमने उसे देखा था? मैं अब अपनी सास को देख रही थी, जो कि इस वक्त गुस्से में लग रही थी। मैंने कुछ कहना चाहा कि इसी वक्त ननंद बोली, भाभी लगता है कि आपने कोई ख्वाब देखा है। मैं तो चुपचाप खड़ी थी। तब सास बोली, बेकार से ख्वाब की वजह से तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। अब आराम से जाकर सो जाओ और हमें भी सोने दो। मैं खामोश खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। माँ और ननंद कमरे से चली गई तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। लेकिन खिड़की पर नज़र पड़ी तो वहाँ कोई साया सा नज़र आया। गौर करने पर देखा कि इसी वक्त कोई वहाँ से भागा था। मैं जल्दी से खिड़की के पास गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि दूसरी तरफ ननंद खड़ी थी। तो क्या वह ननंद का कोई आशिक था जो इससे मिलने आया था और गलती से मेरे पास आ गया? क्या ये सब बस मेरे साथ ही मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पूरी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। अगली सुबह मेरी ननंद खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर आई और हमारे साथ नाश्ते में बैठ गई। मुझे ननंद के रवैये में कोई भी बदलाव महसूस ना हुआ था। अचानक मुझे ना जाने क्या सूझा कि मैं सास से बोली कि माँ कल रात मेरे साथ वाले कमरे की खिड़की से किसी मर्द को बाहर जाते हुए देखा था। मेरी बात सुनकर मेरी सास को करंट लग गया था। सास ने कुछ पल ठहर कर कहा, बहू क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा कि माँ वे कल रात अभी मैं कुछ कहती कि सास बीच में बोल पड़ी कि साथ वाला कमरा तुम्हारी ननंद का है और तुम मेरे हिसाब से मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में ये सब कुछ कह रही हो। मुझे तो सास की कुछ समझ में नहीं थी। पहले देवर के बारे में वे सब कहना कि वह जो भी करे इसे मना ना करें, इसके बाद देवर का अपनी हद से बढ़कर मेरे करीब रहना, और कल मेरे साथ जो हुआ उसके बाद ननंद के कमरे से किसी मर्द का जाना। मुझे तो सब समझ आ रहा था। न जाने सांस की अकल पर क्या पर्दा पड़ गया था
कि वे सब समझते हुए भी अनजान बन रही थी, बल्कि सांस तो उल्टा मुझ पर बरस पड़ी। मैं नज़र झुकाकर बैठी रही, क्योंकि इस वक्त कुछ भी कहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। मुझे बोलने के बाद एहसास हुआ था कि मुझे सांस से बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर जो होना था वह तो हो गया था। ननंद एक कोने में बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मुझे लगा शायद ननंद कुछ कहेगी, लेकिन वह तो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मैं भी खामोशी से वहां से उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद सास और ननंद घर से बाहर चली गई। मुझ में उनसे कुछ भी पूछने की कोई हिम्मत नहीं थी। देवर घर में ही था। इससे पहले मुझे देखकर वह भी अपनी फरमाइश करता। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद मैंने जैसे अपनी नज़र घुमाई तो खिड़की से बाहर गई तो सास और ननंद किसी मर्द के साथ खड़ी बातों में मसरूफ़ थी। मुझे उनके बात करने के अंदाज पर कुछ शक हुआ। मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकली और जल्दी से चादर लेकर सास और ननंद से छुपकर दूसरी दीवार के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। और जो बात उनके बीच चल रही थी, ये सुनकर मैं उल्टे कदम वापस अपने कमरे में भाग आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगी। मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि मैं न जाने उनकी किस साजिश का शिकार होने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा तेज तेज बजने लगा। मैं जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई और जाहिर किया जैसे मैं सो रही हूँ। सांस कमरे की दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गई। मेरी आंखें बंद थी। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शायद जब सांस को यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ, तो वे दरवाज़ा वापस बंद करके चली गई। मैंने जल्दी से आंखें खोल ली। मुझे यकीन था मेरी सांस इस बात को यकीन करने ही आई थी कि मैं सो रही हूँ या नहीं। शायद उनको महसूस हो गया था कि किसी ने उनकी बातें सुनी हैं। मुझे अब सारी कड़ियाँ मिलती हुई नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब देवर और सांस का राज जान कर ही रहूँगी, लेकिन मुझे कुछ खबर न थी कि इस सच से मुझ पर कयामत गुजरने वाली थी। अगले दिन तो देवर ने हद कर दी। वे मेरे करीब आकर उसने पहले मुझे हाथ लगाया। मैंने इसे धक्का दे दिया और वापस कमरे में भाग गई। अब मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पति भी मुझसे कांटेक्ट में ना था कि मैं उसे कुछ कह सकती। मेरा मायका भी दूर था और सास तो कभी मुझे अपने घर ना जाने देती। मैं अगले दिन खरीदारी का सोच कर तैयार होकर सास के साथ मार्केट चली गई। वापस पर ननंद मेरे सास खास चाय बनाकर कमरे में ले आई, तो मैंने चुपके से चाय गिरा भी दी। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब आवाज़ें आने लगी थी। मैंने काफ़ी दिनों से नोट किया था, जब ननंद चाय बनाती थी तो मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। आज इसलिए मैंने चाय नहीं पी थी। मैंने अजीब आवाज़ सुनकर जब बाहर जाकर देखा तो देवर ननंद के बहुत करीब सोफे पर चिपक कर बैठा हुआ था और ननंद के साथ अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सास ने ननंद से कहा, जाकर देखा ज़रा दवाई ने अपना असर कर दिया है क्या नहीं। अब तक वे बेहोश हो गई होगी और मुझे आवाज़ दे देना। मैंने जब सास की बात सुनी तो जल्दी से सोफे पर ही लेट गई। ननंद कमरे में आई तो मुझे बेहोश समझकर बेदर्दी से मेरा मुंह अपने हाथों की गिरफ्त में लिया। तकलीफ के बावजूद मैं आंखें नहीं खोल सकती थी। तभी ननंद की पुकार से देवर कमरे में आ गए। सास ने कहा, बस आज इस अजाब से जान छूट जाएगी। कितने पापड़ पेलने पड़े हैं इस लड़की के लिए। मैं दिल में डर से सोच रही थी कि जो मनसूबा उन्होंने बनाया है कि कहीं वे उल्टा ही ना हो जाए, क्योंकि मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया था और पुलिस को भी आगाह कर दिया था। क्योंकि सास और ननंद की अजीब हरकतों को देखते जब पड़ोसियों ने उनके बारे में बातें सुनी तो मेरी रूह कांप गई थी कि वे लोग इतने करीबी रिश्तों को कैसे बदनाम कर रहे थे। इससे पहले मेरा देवर मुझे हाथ लगाता मैंने अचानक आंखें खोल दी और देवर के मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारा। इससे पहले वे लोग मेरे साथ कुछ गलत करते, पुलिस ने आकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन लोगों को और मेरे पति को, जो कि दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे शहर में था, इसे भी अपनी हिरासत में ले लिया था। गिरफ्तारी पर उसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी थी। वे लोग कोई माँ बेटे नहीं थे बल्कि उनका एक गैंग था। वे लोग शादी के बाद ऐसे ही एक लड़के देवर बनाकर मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करवाते थे और जो लड़की उनके झांसे में आकर फंस जाती थी फिर उसे ब्लैकमेल करके उनसे ज़बरदस्ती मुड़कर उनकी तरफ न देखते थे और अपने घर चले जाया करते थे। मेरी माँ ने 2 साल के इंतज़ार के बाद मेरी दोबारा शादी करवा दी थी। इस दौरान माँ को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तलाकशुदा होने की वजह से सब मुझे ही गलत समझते थे। लेकिन माँ की गांव के दोस्त जब उनसे मिलने आए तब उन्होंने सब जानने के बाद माँ से मेरा हाथ मांग लिया। उन्होंने भी पहले बहू शहर से लाई थी,
जो कि आज़ादी के नाम पर तलाक लेकर चली गई थी। मैं शादी से भी बहुत डर गई थी क्योंकि मेरा पहला तजुर्बा बहुत बुरा गया था। लेकिन शादी के बाद अपने पति का रवैया देखकर मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बस सबसे यही गुज़ारिश है कि पैसों की चकाचौंध देखकर अंधाधुंध रिश्ते ना कर दिया जाए, बल्कि उन्हें चेक भी किया जाए। अच्छे लोगों का चुनाव करें, सबको यही राय दें। धन्यवाद दोस्तों।